कक्षा 11वीं अर्थशास्त्र में हम लोग अध्याय 18 का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग उद्योगों के बारे में सीख रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 1956 की जो औद्योगिक नीति है उसके बारे में देखेंगे, उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो ये जो औद्योगिक नीति 1956 में बनाई गई, एक्चुअली में ये जो बड़े बड़े उद्योग थे, भारी उद्योग थे, उन पर नियंत्रण रखने के लिए इस नीति को बनाया गया और सन 1956 में बनाया गया। औद्योगिक नीति से अभिप्राय उस नीति से है जिसके अंतर्गत सरकार उद्योगों के प्रति अपने दृष्टिकोण की औपचारिक घोषणा करती है। इस लाइन को आप लोग लिख भी लीजिएगा कि औद्योगिक नीति किसे कहते हैं। औद्योगिक नीति में राष्ट्र के उद्योगों को नियंत्रण करने वाले या नियंत्रित करने वाले सभी सिद्धांतों, विधियों व नियमों का समावेश किया जाता है। यदि प्रश्न में आए कि औद्योगिक नीति से क्या अभिप्राय है, तो आपको ये 2 लाइन को लिखना है। औद्योगिक नीति के माध्यम से सरकार द्वारा जनता को उन बातों की जानकारी दी जाती है जिन्हें वह भविष्य में उद्योगों की स्थापना, प्रबंध और विकास हेतु अपनाना चाहती है। तो इसी क्रम में हमारे देश के सरकार द्वारा 1956 में एक औद्योगिक नीति पास किया गया और जिसका उद्देश्य था औद्योगिकीकरण द्वारा विकास की गति तेज करना। दूसरा था क्षेत्रीय असमानता दूर करना और तीसरा था धन के वितरण की विषमता को दूर करना। और इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर पूरी नीतियां बनाई गई और उसकी कुछ विशेषताओं को हम लोग देखेंगे। सबसे पहली विशेषता है उद्योगों का वर्गीकरण किया गया इस नीति के अंतर्गत और इसके अंतर्गत 3 श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया। सबसे जो पहली श्रेणी, प्रथम श्रेणी में उन उद्योगों को रखा गया जिनकी स्थापना तथा विकास केवल सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के रूप में किया जाएगा, और जैसे कि रेल यातायात, आणविक शक्ति जिसको परमाणु शक्ति भी बोलते हैं, खनिज तेल और वायु यातायात, इनको प्रथम श्रेणी के उद्योगों में रखा गया। द्वितीय श्रेणी में उन उद्योगों को रखा गया जिनकी स्थापना निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के रूप में की जाएगी, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रों की भूमिका प्रमुख होगी और निजी क्षेत्रों की भूमिका गौण होगी या द्वितीयक होगी। इस श्रेणी में 12 उद्योगों को रखा गया, जिसमें है आवश्यक दवाइयों के उद्योग, कृत्रिम रबर के उद्योग, खाद, मशीनरी और औजारों के उपयोग। और इसके अलावा सभी उद्योगों को निजी क्षेत्रों के लिए छोड़ दिया गया। इन पर तो सरकार का नियंत्रण रहा। एक में जो हमने पढ़ा भारी उद्योग जैसे कि रेल यातायात, परमाणु शक्ति, खनिज तेल, वायु यातायात। उसके बाद द्वितीय श्रेणी में जो रखा गया दवाइयाँ, रबर, खाद, मशीनरी, औजार। इनके अलावा जो बाकी उद्योग थे उनको निजी क्षेत्रों के लिए स्वतंत्र कर दिया गया। अब हम लोग देखेंगे औद्योगिक लाइसेंसिंग के बारे में। निजी उद्योग चूंकि अंधाधुंध विस्तार कर रहे थे अपना, तो उस पर रोक लगाने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य बना दिया गया। अर्थात यदि आपको कोई भी उद्योग लगाना है जो ऊपर में हम लोग पढ़े हैं उसके अलावा, तो उसके लिए सरकार से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। और लाइसेंस नीति की प्रमुख विशेषता थी कि लाइसेंस के बिना कोई भी नए उद्योग की स्थापना नहीं की जा सकती। दूसरा, क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए पिछड़े इलाकों में उद्योग स्थापित करने के लिए जो लाइसेंस व्यवस्था थी उदार बना दिया गया। अर्थात यदि ऐसे क्षेत्र में आप उद्योग लगा रहे हैं जहां विकास बहुत कम हुआ है, तो वहां आपको आसानी से लाइसेंस मिल जाता था। और ऐसे क्षेत्र में लगा रहे हैं जहां पहले से बहुत ज़्यादा उद्योग हैं, तो वहां पर लाइसेंस देने में कड़ाई बरती गई। तीसरा, उत्पादन क्षमता में विस्तार के लिए भी अनुमति लेनी पड़ती थी, जो उसी अवस्था में दी जाती थी जब वस्तुओं का अधिक उत्पादन देश के हित में होता था। अर्थात यदि आप प्रति माह 1 लाख टन वस्तुओं का निर्माण कर रहे हैं और यदि आप उसको 2 लाख करना चाहते हैं, तो उसको तभी अनुमति दी जाती थी
जबकि ज़्यादा उत्पादन देश के हित में हो, अन्यथा नहीं दी जाती थी। फिर औद्योगिक नीति के अंतर्गत जो इसकी तीसरी विशेषता थी वो है लघु उद्योगों का विकास। औद्योगिक नीति का मुख्य उद्देश्य लघु उद्योगों का विकास करना था, ताकि आर्थिक असमानताओं को दूर किया जा सके, आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण पर नियंत्रण करने और बेरोजगारी दूर करने में चूंकि लघु उद्योगों का बड़ा महत्व रहता है, इसलिए औद्योगिक नीति में इनके विकास पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया। और 1950 से 90 के दौरान भारत का जो औद्योगिक विकास हुआ उसकी विशेषताएं भी हमको पढ़ना है, जो कि 4 बिंदुओं में दिया हुआ है। पहला, सार्वजनिक क्षेत्र को देश के औद्योगिक विकास में अग्रणी भूमिका प्रदान की गई, क्योंकि जब सार्वजनिक क्षेत्रों का विकास होगा तभी क्षेत्रीय असमानता दूर होगी, आर्थिक विषमता दूर होगी, देश का उत्पादन बढ़ेगा और समृद्धि आएगी, इसलिए उनको अग्रणी भूमिका दी गई। दूसरा, रोजगार तथा साम्य के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भी लघु उद्योगों के विकास को प्रोत्साहन दिया गया। हम लोग पढ़ चुके हैं कि जितने ज़्यादा लघु उद्योग लगेंगे उतना ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। देश के आधारिक संरचना के आधार का निर्माण करने के लिए बड़े पैमानों के उद्योगों के विकास पर बल दिया गया। आधारिक संरचना के बिना कोई भी देश तरक्की नहीं कर सकता। आधारिक संरचना अर्थात बिजली उद्योग, रेल उद्योग, सड़क परिवहन, ये जब तक स्टील कारखाने, जब तक इनका विकास नहीं होगा तब तक देश का विकास नहीं हो सकता। इसीलिए इन आधारिक संरचनाओं के विकास पर बल दिया गया। चौथा जो इसकी विशेषता थी, विदेशी प्रतियोगिता से घरेलू उद्योगों को संरक्षण प्रदान करने के लिए आयात प्रतिस्थापन की नीति अपनाई गई। अब इन विकास नीतियों का मूल्यांकन हम लोग पढ़ेंगे। 1950 से 90 के दौरान औद्योगिक विकास की रणनीति के अच्छे और बुरे प्रभावों का मूल्यांकन किया जा सकता है, अर्थात क्या क्या अच्छा हुआ और क्या क्या बुरा हुआ। तो अच्छा क्या क्या हुआ, उत्पादन में वृद्धि हुई, औद्योगिक क्षेत्रों का विस्तार हुआ, विविधीकरण हुआ, जीडीपी में औद्योगिक क्षेत्रों का अंशदान बढ़ गया। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन बोलते हैं, सकल घरेलू उत्पाद, और ये किसी भी देश की आर्थिक समृद्धि का एक आधार होता है। लघु उद्योगों के विकास से रोजगार और साम्यता की स्थिति लाने में मदद मिली। तो ये जो अच्छी बातें हुई, हमारी जो विकास की नीतियां थीं, उससे क्या क्या अच्छी बात हुई, उत्पादन में वृद्धि हुआ, औद्योगिक क्षेत्र का विविधीकरण हुआ, रोजगार बहुत लोगों को प्राप्त हुआ, साम्यता की स्थिति लाने में मदद मिली। साम्यता मतलब आर्थिक विषमता कम हुई। अब इसके बुरे क्या क्या प्रभाव पड़े, सार्वजनिक क्षेत्र में एकाधिकार एवं सामाजिक महाधार बना, उद्योग निर्यात परक बनने में हम लोग निर्यात, हमारे जो उद्योग थे वो निर्यात करने में असफल रहे। जो संरक्षक घरेलू उद्योगों की रक्षा करने में समर्थ रहा, किंतु अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का सामना करने में हम लोग सक्षम नहीं हो पाए। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि भारतीय उद्योगों की क्या क्या समस्याएं रहीं 1950 से 90 के बीच में, ताकि उन समस्याओं से हम लोग सीख सकें। पहला, जो सरकारी हस्तक्षेप है वो बहुत ज़्यादा हो गया सार्वजनिक क्षेत्रों में, क्योंकि सरकार द्वारा ही ये सार्वजनिक क्षेत्र स्थापित किए जाते थे, इसलिए सरकारी हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया, और नियंत्रण के कारण निजी क्षेत्र भी ज़्यादा उन्नति नहीं कर पाए। दूसरा, विदेशी मुद्रा की कमी रही, उसकी अनुपलब्धता रही, जिसके कारण हमको जो आधुनिक तकनीक है वो नहीं मिल पाया। तीसरा, उत्पादकता की किस्म निम्न होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में हमारे उत्पादों को बेचना मुश्किल हो गया, क्योंकि हमारे जो सामान थे उनकी क्वालिटी और जो उन्नत देश हैं उनकी क्वालिटी में बहुत अंतर। उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी और सस्ती भी पड़ती थी, और हमारी क्वालिटी थोड़ी सी खराब और महंगी भी पड़ती थी, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हम लोग नहीं टिक पाए। सरकार के पास वित्त पोषण के संसाधनों का अभाव था, जिससे देश में परिवहन, संचार शक्ति जैसी आधारभूत सुविधाओं का अभाव रहा। और पांचवा, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की कार्य पद्धति कुशल न होने की वजह से
राष्ट्र के सीमित संसाधनों की बहुत ज़्यादा बर्बादी हुई। तो ये थी हमारे देश के 1950 से 90 में जो विकास नीतियाँ थीं उसके बारे में समीक्षा, और जो समस्याएं थीं वो भी हमने आज देखा।